अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। हम इंग्लिश 301 के लेक्चर नंबर 19 एंड 20 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हम जो है इंग्लिश 301 के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 18 तक कवर कर लिया है। इसमें हम क्या करते हैं कि तमाम लेक्चर्स के सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं, उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास मिड टर्म या फाइनल टर्म के पेपर में भी दो किस्म के आते हैं। कुछ सवाल जो होते हैं हमारे वो 3 मार्क्स के होते हैं और कुछ सवाल जो होते हैं हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। तो हम ये जो लेक्चर वाइज एमसीक्यूज़ की फ़ाइल बना रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और सेकंड नंबर पे जो है हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होगा क्या कि हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएंगे। आइए आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर 19 के टाइटल को देखते हैं, जो कि है बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। मैं किस तरीके से इस वीडियो को लेके कंटिन्यू करूँगा कि मैं ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसके यहाँ पर जो है ये आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा रहा हूँ तो आपकी नज़र आंसर पर होनी चाहिए। आप ऑप्शंस को देखें और उसके बाद उसमें से अज्यूम करें कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, और अज्यूम करने के बाद आपने देखना है कि आपकी अजम्पशन जो थी वो ठीक थी या नहीं थी। अब आप अज्यूम कैसे कर पाएंगे? अगर आपने इंग्लिश 301 के हैंडआउट्स को रीड किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसके ऑफिशियल लेक्चर लिए हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने इन दोनों कामों को नहीं किया तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश 301 के शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं मेरे चैनल पर पूरे मौजूद हैं, वो जाकर देखें, उनसे उसकी प्रिपरेशन करें। आपकी स्टडी का मेथड क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे आप वहाँ पर लिखें वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग, और उसके सामने आपके पास चैनल आ जाएगा। उस चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर इंग्लिश 301 शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें से आप अगर लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 देख लें, उसके बाद आके आप ये वाली वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा कि लेक्चर नंबर 19 और 20 जिसके आपने शॉर्ट लेक्चर लिए हैं उसमें कौन से टॉपिक हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है ईजी वर्ड्स के अंदर, वो आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आके आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपकी क्या हेल्प करेगी कि इसमें से किस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं, किस तरीके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आधा घंटा जो है वो आपको वीडियो लेक्चर लेने में लगेगा और आधा घंटा 10 से 15 मिनट जो है आपको इस वीडियो को लेने में लगेंगे। उसके बाद आधा घंटा आप हैंडआउट्स को रीड करके वीडियो को दोबारा देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटा इस वीडियो को देते हैं, इंग्लिश 301 को डेली अगर 1 घंटा दे देते हैं और सिर्फ ये वीडियोस देख लेते हैं और हैंडआउट्स थोड़ा सा रीड कर लेते हैं तो इजीली आपकी 3 CGPA ईजिली बन जाएगी, मेरी गारंटी, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्ट डिडक्टिव अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। के डायरेक्ट डिडक्टिव अप्रोच के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अंदर प्राइमरी खुसूसियत उसकी क्या होती है वो आपने बताना है। इन द इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बफर। यानी कि इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर या इंडक्टिव अप्रोच के अंदर बफर का पर्पस क्या होता है ये आपने बताना है। विच टाइप ऑफ बफर इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग सिंसियर थैंक्स टू रिसीविंग समथिंग। वो कौन सी टाइप होती है बफर की जिसके अंदर जो है वो आपका सिंसियर थैंक आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, सामने वाले के शुक्रगुजार हो रहे होते हैं जब वो कोई चीज़ आपको दे रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चूजिंग द बेस्ट अप्रोच फॉर अ लेटर व्हाट फैक्टर शुड अ राइटर कंसीडर। जब आप एक लेटर लिख रहे हो तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच चूज़ करने के लिए कौन से फैक्टर हैं जो कि एक राइटर को जो कि लेटर लिख रहा है उसको कंसीडर करने चाहिए। इन द डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लोजिंग विद अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। जब आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें क्या मकसद होता है क्लोजिंग कॉर्डियल का रिक्वेस्ट का, कि आप स्पेसिफिक एक्शन के लिए जब यूज़र को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन डायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडक्टिव अप्रोच का इन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अंदर, वो आपने बताना है। विच अप्रोच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कन्फर्मिंग अ रिजर्वेशन। कौन सी अप्रोच जो है इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट होती है जब आप एक रिजर्वेशन को कन्फर्म कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एक्सप्लेनेशन स्टेज इन इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच। क्या पर्पस होता है एक्सप्लेनेशन स्टेज का इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच के अंदर, वो आपने बताना है। विच बफर टाइप इन्वॉल्व कन्वेइंग विलिंगनेस टू हेल्प इन एनी वे रियलिस्टिक पॉसिबल। यानी कि बफर की वो कौन सी टाइप है जो विलिंगनेस को दिखा रही होती है और आपकी हेल्प करती है रियलिस्टिकली पॉसिबल होने में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिसीजन स्टेट इन इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच। डिसीजन स्टेट का क्या पर्पस होता है इंडक्टिव अप्रोच के अंदर, वो यहाँ पर आपने बताना है दिए गए ऑप्शंस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, टू एक्सप्रेस द नेगेटिव डिसीजन इन क्लियर बट टेक्टफुल मैटर। क्या आप एक नेगेटिव डिसीजन सामने वाले को बताना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको टेक्टिकली यानी कि तमीज़ के दायरे में रहते हुए और एक अदब के तरीके से आप उसको बता रहे हैं।
तो हम अपने लेक्चर नंबर 19 के 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डायरेक्ट डिडक्टिव अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। आपने जो है डायरेक्ट डिडक्टिव अप्रोच को बताना है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अंदर, उसके की कंपोनेंट को बताना है और किस टाइम पर वो अप्रोप्रिएट होता है यूज़ करने के लिए, वो आपने ये भी बताना है। आपने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करनी है कि उसकी इफेक्टिवनेस को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं गुड न्यूज़ को डिलीवर करने के लिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बफर स्टेज इन इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच। आपने जो है बफर स्टेज की खुसूसियात बतानी है इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच को नज़र में रखते हुए। आउटलाइन डिफरेंट टाइप ऑफ बफर एंड द रिस्पेक्टिव पर्पस। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर का जिक्र करना है और उनके रिस्पेक्टिव पर्पस जो है वो आपने बताना है। आपने एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से बफर जो है इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है रीडर को नेगेटिव मैसेज कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द चैलेंजेस एंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। आपने ये बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या फ़वाइद हो सकते हैं जब आप एक इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अंदर, और आपने उसको कंपेयर करना है डायरेक्ट डिडक्टिव अप्रोच से। उसके ऐसे सीनेरियोज जो आपने बताने हैं कि कौन सी अप्रोच जो है इंडक्टिव या डिडक्टिव इसमें से कौन सी अप्रोच जो है सूटेबल होती है और किन सीनेरियोज में सूटेबल होती है। आपने मुख्तलिफ फैक्टर्स को इंक्लूड करना है, ऑडियंस रिएक्शन को और मैसेज के पर्पस को देखते हुए आपने सारे सवालों का जवाब देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्क्स के। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ पॉजिटिव टोन एंड प्रोवाइडिंग क्लियर एक्शन स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि एक पॉजिटिव टोन को बनाना और एक क्लियर एक्शन को डिस्क्राइब करना कम्युनिकेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। आपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच की, और इलिस्ट्रेट करना है कि कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है जो कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपने कम्युनिकेशन गोल्स को जो है ईजिली अचीव कर सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इन क्राफ्टिंग इफेक्टिव बफर फॉर मैसेज डिलीवरिंग नेगेटिव न्यूज़। आपने जो है एम्पैथी, जैसे कि हमदर्दी बोलते हैं ना, सामने वाले के साथ आप हमदर्दी कर रहे हो, उसको पुरसा दे रहे हो, उसको दिलासा दे रहे हो कि सामने वाले के साथ हमदर्दी रखते हुए बफर, यानी कि हमेशा नेगेटिव न्यूज़ के लिए बफर यूज़ हो रहा होता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो क्या रोल प्ले करता है ये आपने बताना है। आपने रिकमेंडेशन देनी है राइटर को कि किस तरीके से वो एम्पैथी को जो है डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 19 के हमने MCQs भी कवर कर लिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर कर लिए और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर कर लिए। अब हम अपने लेक्चर 20 की कहानी पढ़ते हैं। लेक्चर 20 में हम देखते हैं जिसका मेन टाइटल है इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs को पहले देख लेते हैं। व्हाट इज़ द की गाइडलाइन फॉर राइटिंग इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट, यानी कि की गाइडलाइंस कौन सी होती है जब आप इंक्वायरी और जनरल रिक्वेस्ट लिख रहे होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। व्हाट डिस्टिंग्विश एन इंक्वायरी फ्रॉम अ जनरल रिक्वेस्ट, वो कौन सी चीज़ है जो कि इंक्वायरी को एक जनरल रिक्वेस्ट से अलग कर रही होती है, वो आपने बताना है। विच लेटर डेमोस्ट्रेट ब्रेविटी एंड मीट द गाइडेंस फॉर अ सिंपल रिक्वेस्ट लेटर, यानी कि कौन सा लेटर है जो डेमोस्ट्रेट कर रहा होता है ब्रेविटी को और गाइडलाइन को, सिंपल रिक्वेस्ट लेटर की गाइडलाइंस को मीट कर रहा होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बफर इन अ रिक्वेस्ट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर के अंदर बफर का क्या मकसद होता है ये आपने बताना है। इन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट व्हाट शुड द राइटर इंक्लूड, यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो राइटर को किस चीज़ को लाजमी इंक्लूड करना चाहिए वो आपने बताना है। हाउ शुड अ राइटर सजेस्ट अ मीटिंग टाइम इन अ रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट, राइटर जो है वो मीटिंग टाइम को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि किस तरीके से उसको राइटर को जो है सजेस्ट करना चाहिए मीटिंग का टाइम जब किसी बंदे की आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो। व्हाट शुड अ राइटर डू टू कन्फर्म इन अपॉइंटमेंट इन अ रिक्वेस्ट लेटर, यानी कि अब राइटर ने किस तरीके से कंफर्म कर सकता है कि ये आपकी अपॉइंटमेंट है रिक्वेस्ट लेटर के जरिए, उसको कैसे कंफर्म कर सकता है ये आपने बताना है। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन, जब आप एक रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस लेटर के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए वो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे। व्हेन रिक्वेस्टिंग का रिटर्न प्रपोजल फॉर कोटेशन व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड राइटर प्रोवाइड, जब आप किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाह रहे हो और आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको कोटेशन चाहिए, उस पर प्रपोजल की, उस चीज़ की कीमत चाहिए, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने प्रोवाइड करनी होती है। What tone should a writer adopt in correspondence related to inquiries and requests, राइटर की टोन किस चीज़ तरीके की होनी चाहिए जब वो इंक्वायरीज़ कर रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो आपने बताना है यहाँ पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉमन कर्टेसी एंड प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि कॉमन कर्टेसी किस तरीके की होती है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ये कितना ज़रूरी होता है जब आप इंक्वायरीज और जनरल रिक्वेस्ट के लेटर लिख रहे होते हैं, और आपने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 लेटर प्रोवाइडेड A, B and C in terms of adherence to guideline for writing request. Analyze how each letter demonstrate और fail demonstrate courtesy and brevity. 3 किस्म के लेटर आप लिख रहे हैं, वो लेटर जो हैं आप उसमें राइटिंग रिक्वेस्ट लिख रहे हैं किसी चीज़ की, तो कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और किस तरीके से
ईच लेटर जो है वो फेल हो सकता है कि वो डेमोस्ट्रेट ना कर सके कर्टिसिटी एंड ब्रेविटी, ये आपने बताना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अडॉप्टिंग अ टोन फॉर एप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ करस्पॉन्डेंट रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन। आपने जो है सिग्निफिकेंस बतानी है कि किस तरीके की टोन जो है वो अप्रोप्रिएट होती है जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपॉइंटमेंट्स के लिए, मीटिंग की अपॉइंटमेंट्स के लिए और रिजर्वेशन के लिए। तो किस तरीके की टोन जो है वो राइटर की होनी चाहिए, ये आपने बताना है। आपने एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी है जो कि इन्फ्लुएंस कर सके एक इफेक्टिव रिक्वेस्ट को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मार्क्स के। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। इफेक्टिवनेस आपने प्रोवाइड करनी है, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करनी है कि जब आप किसी को एक अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट लिख रहे हो तो कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, वो आपने बताना है। रिकमेंडेशन, रिजर्वेशन, यानी कि इस सवाल को हम फिर से समझते हैं कि आपने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करनी है जो कि दिखा रही हो कि किस तरीके से हम एक इफेक्टिव रिक्वेस्ट लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, रिकमेंडेशन के लिए और रिजर्वेशन के लिए। और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से हर एग्जाम्पल जो है वो डेमोस्ट्रेट कर रही है क्लैरिटी को, स्पेसिफिसिटी को और कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट नीड एंड शेड्यूल को। डिस्कस द रोल ऑफ ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इन रिक्वेस्ट लेटर। आपने जो है ब्रेविटी एंड क्लैरिटी का रोल बताना है रिक्वेस्ट लेटर के अंदर। आपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से आप जो है रेलेवेंट एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एनालाइज हाउ अननेसेसरी डिटेल कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्लैरिटी इम्पैक्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट। और आपने ये भी बताना है कि अगर आप अननेसेसरी डिटेल्स देंगे अपने लेटर के अंदर तो उसकी क्लैरिटी को किस तरीके से वो इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको देना चाहूँगा कि हमारा जो मिड टर्म का पेपर आता है या फाइनल टर्म का पेपर आता है उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यूज़ करने में अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करते हैं, इस चीज़ को देखते नहीं हैं कि एमसीक्यूज़ के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उसके 3 मार्क्स होते हैं और 5 मार्क्स होते हैं। तो उनके मुकाबले में एमसीक्यूज़ के नंबर ज़्यादा होते हैं और एमसीक्यूज़ ईजी भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं एमसीक्यूज़ को देखते ही नहीं है, डायरेक्टली जो है वो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की तरफ चले जाते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एमसीक्यूज़ करना है और एमसीक्यूज़ को अच्छे से रीड करना है और उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से रीड करना है, सवाल को पढ़ना है। ठीक है, अब एक सवाल को आप कम से कम 2 मिनट दें जो आपको नहीं आता, और जो सवाल आपको आता है आप उसको 10 सेकंड में अटेम्प्ट कर लेंगे, उसको तो बस आपको पढ़ने का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हैंडआउट ज़रूर रीड करें। ऑफिशियल लेक्चर ले सकते हैं तो ऑफिशियल लेक्चर लें, अगर आपको वो नहीं समझ में आते हैं तो आप हैंडआउट्स को रीड करें, उसके बाद मेरा शॉर्ट लेक्चर लें, उसके बाद ये गेस्ट पेपर की वीडियो देखें। हैंडआउट को रीड करेंगे, उससे क्या होगा कि आपको जो एमसीक्यूज़ आता है उसको तो आप 10 सेकंड में कर लेंगे, जो एमसीक्यूज़ नहीं आता उसके आप कम से कम 2 मिनट लगा के पढ़ें। अब उससे होगा क्या कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करने आएंगे तो आपको समझ में आएगा यार इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलता जुलता तो मैंने एमसीक्यूज़ ऊपर देखा है और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आता। तो आपने क्या करना है, ऊपर से जाके वो एमसीक्यूज़ जो उससे सेम टॉपिक के ऊपर आए हैं उन एमसीक्यूज़ को रीड करना है, उनके ऑप्शंस को आपने रफ पेपर पर लिख लेना है और उसी से पॉइंट्स निकाल के इसके आंसर में लिख देना है। क्योंकि वो एमसीक्यूज़ अगर अब एक मिसाल ले लें, यहाँ पर जो है कर्टेसी से मुताबिक सवाल हुआ है आपसे। अब कर्टेसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो एमसीक्यूज़ आए होंगे ना, तो कर्टेसी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं उसके ऑप्शंस आप लिख लें रफ पेपर पे और उसके बाद उससे पॉइंट्स निकाल के आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लें। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता क्योंकि आप कुछ पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का 2 मार्क्स लाजमी दे जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 0 मार्क्स की जगह आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे ना। तो आप जो वीडियोस देखते हैं, जो हैंडआउट्स रीड करते हैं, उसकी मेहनत को आप अपना ज़ाया कर देते हैं वहाँ पर पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके से। तो आप अगर इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी मौजूद है और वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज करते हैं, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।